हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा। और पिछले 10 दिनों में अगर किसी चीज़ की बात हुई है इस देश में तो वो है G20। लेकिन एज ऑफ टुडे G20 सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुकी है। तो हम देखेंगे उनके कुछ हाइलाइट्स कि जाने तो भाई हुआ क्या इन इस G20 में ऐसा खास जो इसकी इतनी चर्चा है इंडियन न्यूज़ में। उसके पहले हम कुछ सवालों का जवाब देंगे। व्हाट इज G20, है क्या ये भला? हु आर द मेंबर्स एंड व्हाई? what is the history of G20 and what is the purpose of G20? कि क्यों है ये ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया क्यों इसे होस्ट कर रहा है, क्यों पढ़ना चाहिए हमें? इन सब सवालों का हम जवाब देंगे। इसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि G20 है क्या। इट्स अ ग्रुप ऑफ 20 इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ये एक, जिसमें 20 देश, 19 सोवरेन देश और एक यूरोपियन यूनियन मिलकर एक फोरम बनाया है, एक मंच बनाया है जिसपे वो कई सारे इश्यूज को डिस्कस करता है। लेकिन हमारे पास वो है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी, ब्रिक्स है, एशियान है, दूसरी दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्पेसिफिकली G20 का क्या यूज़ है और इसको इतना वेग नाम क्यों दिया गया है? उसके लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे और समझेंगे कि क्या हो रहा था उस वक्त जब G20 का जन्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद अगर एक चीज़ जो सब देशों को बराबर समझ में आई है तो वो ये है कि अगर इकोनॉमी का दिया जलना रहना चाहिए तो उसमें तेल पड़ता रहना चाहिए। तेल के बिना कुछ नहीं होगा। ये बात यूएस को, वेस्ट को भी समझ में आ गई। इसलिए उन्होंने चालू कर दी अपनी रिश्तेदारी सेंट्रल एशिया से, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा तेल था। लेकिन 1970 में 2 चीज़ें हुई सेंट्रल एशिया में जिसने हिला के रख दिया इस ऑयल से के जो रिलेशनशिप है वेस्ट और सेंट्रल एशिया के बीच में। इसको सबसे पहले हुई योम किपुर वॉर। इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, इसे रमदान वॉर भी कहा जाता है। और दूसरा हुआ ईरानियन रिवॉल्यूशन, जिसमें कि वहाँ के शाह, पहलवी डायनेस्टी के शाह, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत क्लोज थे और वेस्टर्न कंट्रीज के वैल्यूज़ में बिलीव करते थे, उन्हें इस्लामिक रिपब्लिक लीडर खोमेनी ने हटा दिया, आउस्ट कर दिया। और वहाँ से चालू हुई ईरान की दुश्मनी वेस्ट से, क्योंकि वही रीज़न था उनके रिवॉल्ट करने का। तो अब जो पहलवी डायनेस्टी हो गई ख़त्म। ये 2 चीज़ें होने के बाद यूएस को, वेस्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हमें अपने तेल के कुएं को बचाना है। तो उसके लिए उन्होंने एक ऐसा कुछ करने की कोशिश करी कि वो अपने ऑयल सप्लाई को स्टेबलाइज कर सकें कि भाई हमें तेल मिलता रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। इस चीज़ को करने के लिए ये 7 कंट्रीज मिलकर G7 ग्रुप का उन्होंने इनॉग्रेशन किया। ये 7 सबसे बड़ी कंट्रीज हैं। इन सातों को ये पता था कि भाई ये तो करना है, मतलब ये तो गड़बड़ हो रही है। तो वो 7 कंट्रीज कौन सी थी? कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, यूएस। उसके बाद 1998 में रशिया ने भी ज्वाइन किया, लेकिन क्राइमिया एनेक्सेशन के बाद 2014 में उसे निकाल दिया गया। फिर ये तो हो गई ये 7 कंट्रीज, ये दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज थी, सबसे रिच कंट्रीज थी, तो इनका बढ़िया चल रहा था आपस में। तो हाउ डिड इंडिया कम इनटू इट एंड हाउ डिड G7 बिकम G8? वेल, फॉर दैट यू नीड टू स्टडी अ लिटिल बिट अबाउट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997। जब इट स्टार्टेड इन थाईलैंड, जब बैंकॉक में अपनी थाई बाट जो करेंसी है उसको US डॉलर से अनपेग कर दिया। पेग करना क्या होता है? पेग मीन्स टू कनेक्ट और टू engage your currency with another currency of other country in order to stabilize your country का करेंसी। तो वैसे ही जैसे आज भी सारी कंट्रीज की करेंसीज है वो यूएस से पेग्ड है। उस वक्त बैंकॉक ने अपनी करेंसी को, थाई बात को हटा दिया उससे। और उसके बाद क्या हुआ? सडनली इट लेड टू अ ह्यूज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। करेंसी की वैल्यू धड़ाधड़ गिर गई और जो भी कैपिटल थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे, वो सब भाग गए। अब ये इसके कारण इसका जो फोकस है, इस इशू का, इस क्राइसिस का जो आउटपुट था वो सिर्फ थाईलैंड पे नहीं पड़ा था, वो आसपास के बाकी देशों पे भी पड़ा था, जैसे साउथ कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर एंड सो ऑन। दे अंडरस्टूड वन थिंग कि ये क्राइसिस इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने धागे से
इंटरनेशनल धागे से इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, मॉनेटरी गवर्नेंस को जोड़ रखा है। हम आपस में एक दूसरे से जुड़ गए हैं कुछ इस तरीके से कि एक गिरता है तो बाकी सब भी गिर जाते हैं। एंड तब उन्हें रियलाइज हुआ कि क्योंकि हम इकोनॉमिकली इस तरीके से जुड़े हुए हैं, हमें बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा कि अगर एक फेल हो रहा है तो हम अपने आप को कैसे बचाएं या कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि दोबारा कभी ऐसे प्रेशर ना आना पड़े। एंड अंडर दिस सिचुएशन इन 1999 G20 वॉज फॉर्म्ड, जिसमें कि इन सारे 20 देशों की फाइनेंस मिनिस्टर और उनके सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में RBI है, उनके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो मिलते थे और बात करते थे कि हम ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज को कैसे सॉल्व करें, कैसे स्टेबलाइज करें, सिक्योर करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएं कि ऐसा ना हो कि एक देश, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले उन्हें ये चीज़ पता थी कि हम तब तक सेफ हैं जब तक सेंट्रल एशिया से तेल आ रहा है। फिर 1997 में उनको समझ में आया कि नहीं 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 नहीं, ये जो छोटी वाली दूसरी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये अगर कुछ कर देते हैं तो भी हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो देन G20 वॉज फॉर्म, जिसमें उन्होंने जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है उनको जोड़ा साथ में, ताकि हम एक कुछ प्लेटफॉर्म बना सके, एक मंच बना सके जिस पर हम आके डिस्कस कर सके और स्टेबिलिटी ला सके ग्लोबल फाइनेंसेस में। फिर बिटवीन 1999 एंड 2008 G20 जो था ना वो पब्लिक आई से बहुत दूर था, मतलब कि काम कर रहा था, मीटिंगें 10 साल हो रही थी, लेकिन लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इट वॉज नॉट समथिंग दे केयर्ड अबाउट। बट देन समथिंग हैपेंड दैट ब्रॉट G20 इन द आईज ऑफ मीडिया। वो हुआ 2008 का ग्लोबल क्राइसिस। 2008 में आए ग्लोबल क्राइसिस, वो ग्रेट डिप्रेशन था ना, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में, उसके जितना खराब था, ऐसी हालत हो गई थी। और इसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि बाबा कुछ तो करना पड़ेगा। उस वक्त फ्रांस, विच हेल्ड द EU प्रेसिडेंसी, उसने कहा कि एक इमरजेंसी समिट चाहिए। अब समिट मतलब क्या होता है? समिट हम उस मीटिंग को बोलते हैं जिसमें किसी भी स्टेट के लीडर्स आते हैं, ठीक है, मंत्री नहीं, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, जब वो आते हैं उसे हम समिट बोलते हैं। तो फ्रांस, जो कि उस वक्त EU की प्रेसिडेंसी ले रहा था, उसने कहा कि हमें एक इमरजेंसी समिट चाहिए जिसमें हम इन 20 देशों के सारे लीडर्स को एक साथ बुलाएंगे और बात करेंगे कि करना क्या है, कि तो बहुत ख़राब सिचुएशन हो गई है। कंसिडरिंग द क्राइसिस एंड द लैक ऑफ टाइम, क्योंकि क्राइसिस बहुत महीन था, बहुत बड़ा था और टाइम की बहुत कमी थी, इसलिए उन्होंने G20 को चुना कि यही ग्रुप के सारे लोग, हमारा प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस बुला लेते सबको। एंड हेंस 2008 में वॉशिंगटन DC में नवंबर में पहली G20 लीडर समिट हुई थी, जिसमें कि G20 मेंबर्स के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स आके मिले थे। अब बात करते हैं, तो ये दिस इज़ अ गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि G20 अब जहाँ है वहाँ कैसे आया। पहले ये G7 थे, फिर उसमें रशिया ऐड हो गया, फिर बाद में रशिया कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद ये दूसरी कंट्रीज़ आ गई 1997 के क्राइसिस के बाद में, और अब 2023 में अफ्रीकन यूनियन भी आ गया है, तो अब ये और बड़ा हो गया है, इट हैज़ बिकम इवन मोर बिगर। तो फॉर्मेशन, ये जो चेंज है ना, ये G20 में चेंज कैसे आया? इट वॉज अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पहले मिलते थे फॉर फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलते थे हर कंट्री के, अब मिलने लग गए स्टेट लीडर्स, ठीक है। एंड इट बिकेम द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। G20 जो है इस तरीके से प्रीमियर फोरम बन गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। और 2008 से G20 की समिट जो है वो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के, मतलब कि ये जो 20 लोग हैं इनमें से हर साल अलग लोग उसकी प्रेसिडेंसी करते हैं। तो इस साल उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को आई है, इसलिए इंडिया ने उसे होस्ट किया है। यूजुअली G20 जो है वो ब्रॉड इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मीन्स कि देश की इकोनॉमी के इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में नहीं, लोकल लोगों के जो ज़मीन में जुड़े हुए लोग हैं उनसे, उनके बारे में बात नहीं कर रहा है, उनकी इकोनॉमी के बारे में बात नहीं कर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है ग्लोबल लेवल की इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में। बट
क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन अब पब्लिक आई में आने लग गई है और इतनी बड़ी हो गई है, तो अब वो दूसरी चीज़ें भी डिस्कस करने लग गई है। फॉर एग्जांपल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, एनर्जी, एंटी करप्शन, एंटी टेररिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने लगी है। बिकॉज G20 के जो 20 मेंबर है ना, वो दुनिया के 85% ग्लोबल जीडीपी को कंट्रोल करते हैं और 75% ग्लोबल ट्रेड, ऑल्सो 2/3 world population, 2/3 world population. So this is a big organization. It's no more the small organization of 7 big countries. It's now a giant organization and इस साल उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। अब काम कैसे करती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है G20 का? G20 का कोई चार्टर या सेक्रेटेरिएट नहीं है। सेक्रेटेरिएट क्या होता है, आप किसी ऑफिस में जाते हो, कोई ऑफिस का सीईओ है, ठीक है, उसका एक सेक्रेटरी होगा। वो सेक्रेटरी जो है उसका काम होता है मेक श्योर कि अगर कोई मिलने आया है सीईओ से तो उसका वो उसे बिठाए और उसे जाने का समय बताए कि भाई अब आप अंदर जा सकते हो। वो कॉल लेता है सीईओ के लिए, वो उनके पार्सल लेता है, अगर कोई आता है तो वो उनके लिए सामान ला के देता है, उनके फाइनेंसेस का ध्यान रखता है। वो ध्यान रखता है कि जो भी चीज़ सीईओ को करनी है वो करने के लिए उसे पता हो कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हो और उसे पता हो कि ये कब करना है। वो होता है सेक्रेटेरिएट। वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सेक्रेटेरिएट होता है जिसको हम आम भाषा में से बैक एडमिन भी बोलते हैं। ये जो पीछे से रहता है और मेक श्योर एवरीथिंग इज डन ऑन टाइम एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। तो G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, इसके बजाय दे यूज समथिंग कॉल्ड ट्रोइका। ट्रोइका क्या होता है, इस साल जो प्रेसिडेंसी है, पिछले साल जो प्रेसिडेंसी थी और आने वाले साल में जो प्रेसिडेंसी है, वो तीनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे कि जैसे इस साल इंडिया की है, पिछले साल इंडोनेशिया की थी, अगले साल ब्राज़ील की है। तो इंडोनेशिया और ब्राज़ील और इंडिया के मेंबर्स मिलेंगे और बोलेंगे अच्छा इंडोनेशिया में हमने 2022 में ये डिस्कस किया था, तो उसका हम देखेंगे कि 2023 में उसकी क्या सिचुएशन है जो हमने 2022 में डिस्कस किया था। और फिर जो 2023 में डिस्कस किया है उसको हम आगे 2024 में देखेंगे ब्राज़ील में कि क्या हुआ, प्लस कौन से इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट है इस साल में। तो इंडोनेशिया पे इन चीज़ों के बारे में बात हो गई तो इंडिया वाले समिट में इन चीज़ों की बात होगी, इंडिया वाले समिट में इन चीज़ों की बात होगी तो ब्राज़ील वाले समिट में इन चीज़ों की बात होगी। इस तरीके से एक 3 लोग मिलकर इसका सेक्रेटेरिएट या इसका चार्टर का काम संभालते हैं। ठीक है, बेसिकली जो काम है, हम बात करते हैं कि G20 करता क्या है, तो मेन तो हमें पता है कि वो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी पे काम करता है, क्योंकि उसका शुरुआत ही वैसे हुई थी। G7 बना ही इसीलिए था, G20 बना ही इसीलिए था फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर। तो मेन तो उसका काम यही है। फाइनेंशियल ट्रैक इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ट्रैक्स। ठीक है, इसमें वो क्या करते हैं, बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, कैसे दूसरी कंट्रीज़ को, जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनको इंक्लूड करें। फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की, आर्किटेक्चर क्या होता है, बैंक, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, ये सब इट्स अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इंटरनेशनल टैक्सेशन, टैक्स कैसे लगेगा, कौन किस कमोडिटी पे, सर्विस पे कितना टैक्स लगेगा, ये सब चीज़ें जो है ना ये इस फोरम पे डिस्कस होती है। और इंडिया में इसकी जो लास्ट हुई थी इस G20 के साथ में, वो हुई थी गांधीनगर गुजरात में 17-18 जुलाई को, और उसको चेयर किसने किया था, इंडिया के यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन एंड गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI डॉक्टर शक्तिकांत दास, इन दोनों ने मिलकर इसे चेयर किया था। यहाँ पे एक चीज़ जो आप ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, not a first time, but something that has not been seen a lot in India. An ex-IAS officer is taking part in foreign diplomacy, having conversation with foreign delegates. ये बहुत कम होता है because we already have a separate branch for it, right? Foreign services की। लेकिन यहाँ पे एक IAS जो है, that he or she is leading a international meeting, which is a huge change. दूसरा जो पार्ट होता है, तो एक तो फाइनेंशियल काम है जो G20 को करना ही है, दूसरा बोलते हैं शर्पास ट्रैक। आपने शर्पा वर्ड पढ़ा होगा जब माउंटेनियरिंग की बात आती है, बिकॉज शर्पास बेसिकली आर द पीपल हु लिव इन नेपाल एंड हिमालयन रीजन हु आर वेरी गुड इन माउंटेनियरिंग बिकॉज दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर।
and they have the physical features that help them be good at mountaineering, and because they have also practiced a lot. These Sherpas, they help people who want to climb Mount Everest. Okay, उनकी मदद से लोग जाते हैं माउंट एवरेस्ट या पहाड़ में ट्रैकिंग करने. तो उसी तरीके से इंडिया या पॉलिटिकल सेंस में शर्पास बोला जाता है पब्लिक सर्वेंट्स को, जो कि लीड करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज. जो हमारे फॉरेन अफेयर्स के डेलीगेट्स होते हैं उन्हें भी हम शर्पास कहते हैं. तो वैसे ही G20 की जो पूरी प्रोसेस है वो शर्पा जो है मेंबर कंट्रीज़ के शर्पास करते हैं. उन्हें एमिसरीज भी कहा जाता है, एमिसरीज ऑफ लीडर, माउथ पीस ऑफ लीडर्स. ओके, ये नेगोशिएशन करते हैं ओवर द ईयर, एजेंडा बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं. और फॉर एग्जांपल इस साल नीति आयोग के एक्स CEO अमिताभ कांत इंडिया के G20 शर्पा थे. मीन्स कि सारी प्लानिंग और बातचीत और कम्युनिकेशन उन्होंने किया था. अच्छा, अब शर्पास जो होते हैं ना, हमने देख लिया फाइनेंशियल ट्रैक तो कोई संभाल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं जैसे करप्शन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, हेल्थ केयर, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, टूरिज्म, ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनका डिस्कशन शर्पास करते हैं. ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कश्मीर में टूरिज्म को लेकर एक मीटिंग हुआ था 22-24 मई में. ये G20 का 3rd मीटिंग था टूरिज्म को लेकर. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उन्होंने ना काम अलग अलग बांट दिए. आगे बढ़ते हैं. एक तीसरा ग्रुप भी होता है. हमने डिप्लोमेसी में एक ट्रांसनेशनल डिप्लोमेसी पढ़ा था, आपको याद हो तो, जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं और कोशिश करते हैं जुड़ने की. जैसे फॉर एग्जांपल कोई NGO है इंडिया में और कोई NGO है अफ्रीका में, चैड में, जो सेम चीज़ों पे काम कर रहा है, माल न्यूट्रिशन पे, तो वो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं. इसे ट्रांसनेशनल कनेक्शन बोलते हैं. तो जो तीसरा ग्रुप है अंडर G20, विच इट्स कॉल्ड एन अनऑफिशियल ट्रैक, और उसका काम क्या होता है, वो रिकमेंडेशन बनाता है G20 के लीडर्स के लिए. देखो, G20 के जो लीडर्स मिल रहे हैं ये 20 देशों के, ये हर चीज़ में तो एक्सपर्ट नहीं होंगे, उनके अपने अपने एक्सपर्टीज़ होंगे, राइट, पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, लॉ वगैरह. लेकिन कई सारी चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, स्टार्टअप्स है, इन चीज़ों में हो सकता है उनके इतना ज़्यादा नॉलेज ना हो. तो इसके लिए हमने पार्लियामेंट में भी देखा है कमिटीज़ होती है जो कि एक्चुअल डाटा निकालती है कि भाई हमें ये क्यों करना चाहिए, ये पॉलिसी इसलिए आनी चाहिए, इनकी मदद करने के लिए आनी चाहिए, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन. तो उसी तरीके से ये जो कम्युनिटीज़ होती है ना, ये जैसे इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ की ये कमिटीज़ मिलती हैं और डिस्कस करती हैं कि भाई वुमेंस मूवमेंट के लिए हमें क्या रिकमेंड करना चाहिए अपने लीडर्स को, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए क्या रिकमेंड करना चाहिए, स्टार्टअप कल्चर के लिए क्या रिकमेंड करना चाहिए, यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए. तो इस तरीके से ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ये मिलती है, अपने चीज़ें डिस्कस करती है, अपने अपने देश में क्या हो रहा है, और रिकमेंडेशन लिखती हैं जो कि लीडर्स के पास जाते हैं, और फिर वो लीडर्स यूज़ करते हैं इन रिकमेंडेशन को पॉलिसी मेकिंग में. बाइडेन की तरफ से उनके रिकमेंडेशन आते हैं, उनके देश के लोगों की तरफ से मोदी जी को अपने रिकमेंडेशन आते हैं, फिर जब वो मिलते हैं तो इन रिकमेंडेशन को डिस्कस करते हैं. दिस इज सिमिलर टू ट्रांसनेशनल डिप्लोमेसी दैट वी हैव सीन. अब ये तो हम समझ गए कि G20 है क्या, करता क्या है. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर G20. क्या थी थीम इस G20 की, एंड व्हाट वाज द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, एंड इंडिया हाउ डिड इट परफॉर्म. इस साल की प्रेसिडेंसी में इंडिया ने क्या हासिल कर लिया. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थीम से. इस साल की थीम को बोला गया था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबम. दिस इज अ फ्रेज दैट हैज बीन यूज्ड इन ऋग्वेदा as well as Maha-Upanishad, where it talks about how this entire earth is one family, कुटुंब. ओके, और कुटुंब का मतलब क्या है कि एक परिवार है तो उसका एक फ्यूचर है, एक साथ जुड़ा हुआ है. एंड दिस इज मोर ट्रू टुडे दैट दिस इज एवर बीन, बिकॉज वी लिव इन अ ट्रूली ग्लोबल वर्ल्ड वेयर हर इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है. हेंस द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर G20 was, the theme was Vasudeva Kutumbakam, so that we can talk about the increasing interconnectedness of the world. कि जैसे जैसे समय होता जा रहा है कंट्रीज और ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, एंड
जब भी कोई एक चीज़ होती है तो उसके रिपल इफेक्ट होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। एक इकोनॉमी अगर गिरती है तो डोमिनो की तरह बाकी इकोनॉमीज गिरती जाती है। एक देश में अगर कुछ होता है तो उसका असर बाकी सारे देशों में भी पड़ता है, क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड हैं। और इस G20 का ये थीम रखने का ये मतलब था ताकि हम बात कर सके कैसे कि हम बेसिकली टू ब्रिंग द वर्ल्ड टुगेदर सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर। सो दिस वाज द थीम दैट वाज चोजन बाय अस। एंड आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ देखी होगी कि हाउ इंडिया ब्रॉट दिस इंटरनेशनल रिलेशनशिप इनटू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इंडिया में एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई है इस साल G20 में कि जो वेरियस मीटिंग्स होती है ना, G20 अभी जो हुआ पिछले 8 से 11 सितंबर के बीच में, उसमें तो समिट हुई, उसमें तो लीडर्स आए सारे, लेकिन वेरियस फील्ड की मीटिंग्स पूरे साल होती रही है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि अभी वहाँ पे टूरिज्म की हुई थी कश्मीर में, भोपाल में हुई थी एग्रीकल्चर को लेकर, एंड सो ऑन, राइट। तो व्हाट दिस हैज़ डन इज इंडिया ने ऑल ओवर द कंट्री छोटे छोटे 2 टियर स्टेट्स में इन मीटिंग्स को रखा है। मतलब कि पूरे देश में G20 का कन्वर्जेशन हो रहा है, कोई जगह छोड़ी नहीं गई है। आप देखोगे एवरी ब्लू पॉइंट दैट यू सी ऑन दिस मैप इज अ होस्ट सिटी। एंड व्हाट दिस हैज ब्रॉट इज दिस G20 ब्रॉट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनटू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, उसका इफेक्ट नेशनल या डोमेस्टिक राजनीति में उन्होंने लाया है। बिकॉज नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट G20 बिकॉज इट्स हैपनिंग नॉट जस्ट इन दिल्ली बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब वाई होस्टिंग G20 was successfully is such a moment of immense pride for India. 2 रीजन है। सबसे पहले बिकॉज वी हैव अ ऑन गोइंग वॉर राइट नाउ विच इज़ अ यूक्रेन इशू। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है ऑन गोइंग वॉर है, और G20 में इसके ऊपर बात होनी थी, क्योंकि G20 जो है बटा हुआ है। G7 जो कंट्रीज है और EU एक तरफ है, रशिया और चाइना एक तरफ है, और इंडिया को इन सबको होस्ट करना था और सक्सेसफुली निगोशिएट करना था। ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली व्हेन द वर्ल्ड इज सो मच मोर डिवाइडेड नाउ देन इट हैज़ एवर बीन ऑन दिस इशू। सो हिस्ट्री हैज़ बीन मेड, इतिहास बनाया है इंडिया ने इस न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को हासिल करके। ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अदर देन दिस एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि भाई हमारे देश में दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर्स आए, सक्सेसफुली मिले, मीटिंग करी और चले गए। ये एक कंट्री के लिए वैसे भी गर्व की बात होती है कि बिना किसी इश्यूज़ के, मतलब आपकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी कंट्री में जो बोलते हैं इश्यूज़ इतने संभले हुए हैं कि ये मीटिंग हो पा रही है। अब आप कैन यू डू दिस मीटिंग इन सोमालिया? कैन यू डू इट इन पाकिस्तान राइट नाउ? नो, बिकॉज देयर इकोनॉमिक सिचुएशन, देयर पॉलिटिकल सिचुएशन इज़ बैड, तो हम वहाँ नहीं कर सकते। तो द फैक्ट दैट इट हैपेंड इन इंडिया एंड इट वाज सक्सेसफुली कंक्लूडेड, इसका ये मतलब है कि एक तरीके से हमने इंडिया को स्टेज पे दिखाया कि वी आर रेडी टू बी द नेक्स्ट पावर। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई इट इज इमेंसली एक्ट ऑफ प्राइड फॉर इंडिया, अ थिंग ऑफ प्राइड। अब ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि हमें पता है G20 के जो देश हैं वो डिवाइडेड हैं रशिया और यूक्रेन के मामलों में, लेकिन फिर भी नेगोशिएशन किया गया, इसके कन्वर्सेशन को टेबल पे लाया गया और किसी को भी गुस्सा होके वापस नहीं जाना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। G20 के सारे लीडर्स ने मिलकर ये अग्री किया कि वी विल रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स, कि हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे दूसरों की टेरिटरी लेने के लिए। हम दूसरे देशों की पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को संभाल के रखेंगे, उसको फोर्स नहीं करेंगे, एक्वायर करने की कोशिश नहीं करेंगे, और हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और इस पर रशिया ने इंडिया को प्रेज भी किया कि उन्होंने एक बैलेंस बनाए रखा और डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं किया मॉस्को का। फिर भी उन्होंने टेबल पे ये कन्वर्सेशन लाया और सबके साथ ये बात करवाई कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है इंटरनेशनल लेवल पे कि उन्होंने दोनों टाइप के साइड्स का मुंह रखा, दोनों का बात रखी और सक्सेसफुली जो है ये डिक्लेरेशन साइन कर लिया। अब इंडिया जो लीडरशिप है, it's sending a message of unity. India has successfully pushed an agreement with AU nations, African Union nations,
और ग्लोबल साउथ को एम्पलीफाई कर दिया, ग्लोबल साउथ की वॉइस को एम्पलीफाई कर दिया है। अफ्रीकन यूनियन को ले आए हैं वो G20 में उनके इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। और अब इस बात का ध्यान रखना है कि देखो चाइना ने ऑलरेडी बहुत टाइम से कर रहा है विदाउट टॉकिंग अबाउट इट ऑन पब्लिक फोरम्स। चाइना काफ़ी टाइम से अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है और ये चीज़ इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसकी बातें काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन इंडिया ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को ला के बात को कम्प्लीटली जो है डिफरेंट डायरेक्शन दे दी है। अब इंडिया का भी जो है इन्वॉल्वमेंट रहेगा अफ्रीका में। दिस इज़ ऑल्सो इन सिंक विद द एस्पिरेशंस इंडिया हैव कि उनको यूएन में, यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन की जो परमानेंट सीट चाहिए उसके लिए ब्रिंगिंग द AU टू G20 55 वोट्स हैं AU के यूएनएससी में। तो एक तरीके से उन्होंने अपना वहाँ पे भी जो है एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाया है। और किस किस चीज़ पर डिस्कशन हुआ था? ऑब्वियसली इतनी बड़ी मीटिंग हुई तो सिर्फ एक चीज़ के बारे में तो बात नहीं होगी, पर इंडिया ने बात करी इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जो कि वो खुद काम कर रहा है इन अल्टरनेट टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके अलावा हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के एडवांसमेंट पे बात करी कि भाई हम बायोफ्यूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की बात करी है कि मिलेट्स जो है उसका क्या मतलब हेल्थ केयर के बेनिफिट है, उसका प्रमोशन किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया ताकि उसका जो है देश भर में, दुनिया भर में उसका नाम हो सके और लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रमोट करें एंड वी कैन रीच फूड सिक्योरिटी। इसके अलावा G20 इवेंट में जो है सस्टेनेबिलिटी बेस्ड डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा बात हुई थी कि देखो ये सारे जो देश है ना, ये तो या तो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, तो इन सब का एक बेस तो यही है कि इन्हें डेवलपमेंट आगे बढ़ाना है, लेकिन कैसे? कुछ इस तरीके से कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा पृथ्वी छोड़ के जा सके, रिसोर्सेज छोड़ के जा सके, एक अच्छा जगह छोड़ के जा सके और ऐसा डेवलपमेंट हो जो धरती के ऊपर जो बर्डन हम बन गए हैं उसको रिड्यूस कर सके। ये G20 के मेन एरियाज थे डिस्कशन के, अदर देन द फाइनेंशियल। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। लास्ट ईयर G20 पे कुछ क्वेश्चंस आए थे एंड सिंस इंडिया हैज़ होस्टेड G20 दिस ईयर, अगले कुछ आने वाले सालों में भी इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। दिस इज़ वाई दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे जो UPSC के प्रीलिम्स में 2022 में आया था, विथ रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट इज़ एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विथ पेरिस क्लब। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विथ अनसस्टेनेबल डेट। तो ये दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं और पूछा गया है कि क्या सही है, क्या फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है या दोनों गलत है। तो अगर आप G20 का फ्रेमवर्क पढ़ोगे 2022 का, तो उसमें पेरिस क्लब के साथ मिलकर, पेरिस क्लब इज नॉट इन 2020 इन G20, इट इज़ अ सेपरेट एंटिटी, और लेकिन पेरिस क्लब के साथ मिलकर जो लो इनकम कंट्रीज में अनइमेजिनेबल डेट की प्रॉब्लम जो आ रही है, अनसस्टेनेबल डेट, उस पर काम किया था। तो A और B दोनों सही हैं, सो आंसर वुड बी C, बोथ 1 and 2 बीइंग करेक्ट। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं इस बार G20 के ऊपर जो इंडिया ने होस्ट करी है। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। ये आया था 2020 में प्रीलिम्स के। द आंसर इज अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। तो मेंबर्स के ऊपर भी स्ट्रेट सवाल पूछा गया था। नाउ दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी अबाउट G20 इन इट्स डिटेल्स। आपको पढ़ना है सब चीज़ों के बारे में, कौन मेंबर्स थे, कौन आए थे, कौन नहीं आए थे, किन चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ था, किस फोरम को लेकर कौन सी मीटिंग कब हुई थी। ऑल ऑफ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड क्वेश्चंस। आई होप दिस सेशन वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। आप अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।